हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुधानी और टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का कंप्लीट रिवीजन। यस, चैप्टर्स एंड हो चुके हैं, क्वेश्चंस भी एंड हो चुके हैं, अब बारी है रिवीजन की। दिस रिवीजन विल नॉट ओनली हेल्प यू इन रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन वन गो बट ऑल्सो एग्जाम के पहले पूरी चीजें एक साथ कैरी करने के लिए इकलौती की है। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको सिर्फ रिवीजन नहीं देखना, पूरे लेक्चर्स देखना है ताकि डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो। अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में पूछे एग्जाम में तो आपको बने। सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स स्टूडेंट्स। ये इकलौता ऐसा हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, उन्हें जरूर बताना। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। वी प्रोवाइड यू फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज? हम कवर करवाते हैं सारे चैप्टर्स के अंदर के टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक। बिजनेस स्टडीज की बात करूँ तो केस स्टडीज भी। और जब चैप्टर एंड हो जाए तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट CBSE पेपर्स में पूछे गए हों। नाउ स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ जब चैप्टर और क्वेश्चंस एंड हो जाए तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वन शॉट रिवीजन यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसके साथ जब रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए तो एग्जाम के पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्रैश कोर्स भी, जिससे आपका पूरा जो प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम हाई क्वालिटी की हो एंड आपके जो मार्क्स हैं आपको 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। नाउ अलॉन्ग विद दैट वी प्रोवाइड यू DPPs यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन होगी बहुत ज़्यादा इनहेंस। अगर आपको किसी भी चैप्टर के E-नोट्स चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के E-बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज कंप्लीट चैप्टर रिविजन ऑफ प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। आप चाहें तो वन लाइनर फॉर्मेट में सारे नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले अपन इंडेक्स देखेंगे कि पूरे चैप्टर का इंडेक्स क्या है। तो सबसे पहले वील स्टडी कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था इंडिपेंडेंस के दौरान। नाउ प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के रिवीजन में एंड चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट वीडियोस में पढ़ा चुकी हूं। किस बारे में? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड HUF जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में। नाउ अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, जो पब्लिक सेक्टर है इसमें आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, अब मैं बात करूं ग्लोबल एंटरप्राइजेस की, जो ना कि प्राइवेट सेक्टर है ना पब्लिक सेक्टर है, ग्लोबली चलते हैं, उसमें आती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। और इसके साथ मैं बात करूं एक मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक की, तो आता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जो हम लास्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। सो आई होप आपको जस्ट मिल रहा होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी वो था पब्लिक सेक्टर का डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये भी पब्लिक सेक्टर का ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम चैप्टर नंबर 2, सो चैप्टर नंबर 2 में अपन ने करा था प्राइवेट सेक्टर की बातें जो मैंने अभी आपको लिखी थी, सारे 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कंपैरिजन करेंगे इन तीनों के बीच। जब हमारे ये तीनों टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे फिर हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्दर बात करें ग्लोबल एंटरप्राइजेस की तो वील स्टडी अबाउट MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज। नाउ लास्टली वील स्टडी अबाउट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मैं आपको ऑलरेडी NCERT सॉल्यूशंस करवा चुकी हूँ, MCQs भी करा चुकी हूँ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा चुकी हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने CBSE के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, प्लस केस स्टडीज भी डिस्कस की हैं। NCERT सॉल्यूशंस में हमने ऑलरेडी कर ली हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस।
ठीक है। सो ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ, MCQs भी मैं आपको करा चुकी हूँ। सो प्लीज़ इनके कंप्लीट वीडियोस ज़रूर देखना। नाउ स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर का रिविजन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस के दौरान क्या था। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओरली बताती हूँ। हमारा इंडिपेंडेंस आया था 1947 में। ओके, नाउ 1947 के बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था 1948 में। उस वक्त हमारा जो इंडिया है वो मेजरली दो चीज़ों पे एज ए इनकम सोर्स डिपेंडेंट था। दैट इज फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकेंड इज PSUs, पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। थर्ड है प्राइवेट सेक्टर। इसके साथ साथ हमारे ऊपर काफ़ी सारा डेट भी था। हम पैसे लिए थे हमने दूसरे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक की जो केस स्टडीज़ हैं LPG पॉलिसी के रिगार्डिंग आपने अगर सुनी हो तो हमारे पास डेट भी था, ठीक है। उसी दौरान हमने लॉन्च किए थे 5 ईयर प्लान्स। फाइव ईयर प्लान्स स्टार्ट हुए थे स्टूडेंट्स 1951 से, ठीक है। और टोटल 12 5 ईयर प्लान्स थे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो स्टार्ट हुआ था 1951 टू 56, उसकी ड्यूरेशन है। यहाँ पर मेजर फोकस था सरकार का एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि फूड फॉर ऑल इनिशिएटिव था, सबके घरों में खाना होना चाहिए। थर्ड 5 ईयर प्लान में ऐसी नौबत आ गई थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला कि 1 हफ्ते में 1 बार उपवास रखो, क्योंकि खाना ही नहीं था। सो इसलिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स, आपने ये सब पढ़ा होगा जो थर्ड 5 ईयर प्लान में चीज़ें आई थी। नाउ सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेजर फोकस एग्रीकल्चर से हट के आया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे। एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब एंड हुआ था 1956 में स्टूडेंट्स, तब आया था कंपनीज एक्ट 1956, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इसके अलावा LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए थे इन 10 सालों में 1951 से लेके। तो 1950s का जो डेकेड है उसको बोलते थे डेवलपमेंट डेकेड ऑफ इंडिया। बट बहुत सारे इश्यूज फेस किए इंडिया ने। नाउ अगर हम बात करें सेकेंड 5 ईयर प्लान की, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्चुअली चालू हुआ था। सो प्राइवेट सेक्टर का अगर इंट्रोडक्शन है तो वो यहीं के आसपास हुआ था। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे बजट में पैसे भी अलोकेट किए गए थे। पब्लिक सेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड थे, प्राइवेट सेक्टर को कम चांस दिया जाता था। बल्कि लेटर ऑन ये देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर इकलौते ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड पब्लिक सेक्टर तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे। सो अगर पैसे कमाने थे तो प्राइवेट सेक्टर को चांस तो देना ही था। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ what happened after independence. Now let's study what is written in your books and refreshers, NCERT and refreshers. Immediately after independence, Government of India nationalized many enterprises and also established many new undertakings. Industrial Policy Resolution of 1958 and 1956 assigned dominant role to public sector enterprises. यानी majorly किस पे ध्यान दिया गया था? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे ध्यान दिया गया था। Many areas of business were reserved for public sector. The entry of private sector was restricted. मतलब प्राइवेट सेक्टर को अगर एंट्री चाहिए तो उन्हें लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता था और वहीं पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता था। और एक्सपेंशन यानी अगर उनको बिजनेस बढ़ाना है तो हर चीज़ के लिए CG से परमिशन लो। शेयर मार्केट में एंटर करना है तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूज़ एक्ट 1947 के रिजिड रेगुलेशंस फॉलो करो, जिसमें हर चीज़ के लिए CG से परमिशन लेनी पड़ेगी। CG यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ let's proceed to what we studied now next. In spite of the restricted role of private sector, continue to grow and contribute in the economic development of the country. जैसा मैंने आपको बताया कि देश को चाहिए होते हैं पैसे, ना कि पब्लिक वेलफेयर। तो प्राइवेट सेक्टर इकलौता ऐसा एरिया था जो कंट्रीब्यूट करता था टू द GDP ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि एग्रीकल्चर भी उस वक्त बूम पर नहीं था। नाउ in spite of growing priority to public sector, this sector could not do much for the economic development, क्योंकि इनका ध्यान किस पे था? पब्लिक वेलफेयर पे।
और ये लोग जितना भी अमाउंट अर्न करते थे फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो, तो जितना भी अमाउंट वो अर्न करते थे वो जाता था गवर्नमेंट ट्रेजरी में, और इनका मेजर ध्यान पब्लिक वेलफेयर पे था, जिस वजह से इनकी जो अर्निंग होती थी वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाती थी, तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. नाउ दैट इज़ वाई इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड मिसिंग है, प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, तो एलपीजी की पॉलिसी हमने एक्सेप्ट करी. लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है इंट्रोड्यूसिंग द प्राइवेट सेक्टर एज वेल, प्राइवेट सेक्टर को भी चांस देना है, लाइसेंसेस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको रिड्यूस करना है एंड थोड़ी सी चीज़ें लिबरल करनी है. इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा. ग्लोबलाइजेशन मतलब ट्रांजैक्टिंग विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. येस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे जरूर लिमिट्स लगाई गई थी, क्योंकि हम डरे हुए थे अभी भी कि ऐसा ना हो कि हमारे रिसोर्सेज का वापस से एक्सप्लॉइटेशन हो जैसा बिफोर इंडिपेंडेंस होता था, चाहे वो लेबर हो चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो. नाउ अंडर दिस पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर वाज असाइंड एन इंपॉर्टेंट रोल. एलपीजी पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो गए थे. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद मैनी एंट्री बैरियर्स ऑन प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव, यानी लिबरलाइजेशन आ गया था. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन एरियाज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कंसर्न. तो इंडस्ट्रीज के लिए जो लाइसेंस लगता था वो रिमूव हो गया, बट एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज, इन सब में अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए लाइसेंस लगेगा. या आप ऐसी कुछ चीज़ें का प्रोडक्शन कर रहे हो जैसे ड्रग्स, नारकोटिक्स, इन सब में आपका लाइसेंस लगेगा. तो इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दिया, बट कुछ एरियाज हैं जहां पर अभी भी अबॉलिश नहीं हुआ है. एरियाज वेयर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वेयर रिड्यूस्ड, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अपन ने चांस दिया था. लिमिट ऑफ एक्सपेंशन वाज रेज्ड बाय अमेंडिंग एमआरटीपी, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो पहले क्या था, अगर प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ना था तो बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी, बट एमआरटीपी को अपन ने अमेंड किया एंड उसमें चेंजेस लेके आए, एंड अब एक्सपेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं थी. ड्यू टू दीज चेंजेस इन ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर country, business environment has undergone tremendous changes. Now there is more open and competitive environment between private and public sector. अब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर भाई भाई हैं, एक साथ चलते हैं. प्राइवेट और गवर्नमेंट इवन अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस को टेंडर देती है कि आप आओ एंड हमारी जो फंडिंग है उसको कंप्लीट करो. दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप. सो आज के ज़माने में तो सब एक साथ ही चल रहा है, बट पहले हम लोग जब भी प्राइवेट सेक्टर की बात आती थी थोड़ा सा हेजिटेट करते थे. विदेशी लोगों को अपने साथ ट्रेड करनी हो थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, बिकॉज हमने बहुत फेस किया हुआ था. तो गवर्नमेंट भी सोच समझ के ही आगे बढ़ेगी. प्रॉपर जो पैनल्स होंगे, जब मीटिंग्स होंगी लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में, जितनी भी मीटिंग्स होंगी, सब में यही होता था कि डोंट अलाउ, डोंट अलाउ, डोंट अलाउ, क्योंकि हम बहुत भुगत चुके थे. बट व्हेन वी अलाउड इट विद डिग्निटी एंड हमने पूरे रिस्ट्रिक्शंस भी अच्छे से फॉलो किए. बट कुछ एरियाज जहाँ पे एक्चुअली देश को पैसों की ज़रूरत थी, उस वजह से हमने एलपीजी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया. पर मेरा पर्सनली मानना है कि अगर हमारे पास वेल इक्विप्ड फंड्स होते तो हम अपने हिसाब से चलते, हमें एक्सेप्ट नहीं करना पड़ता. ओके, बट नेवरदलेस देर आए दुरुस्त आए, आज हम अच्छे से हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं. नाउ अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में. सो हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ लिया है. अगर आपने उसका रिविजन नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखना. नाउ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टूडेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड थर्ड गवर्नमेंट कंपनी. नाउ सबसे पहले बात करते हैं अपन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की. सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि ये गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ इंडियन रेलवेज, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है. ये रेलवेज मिनिस्टर द्वारा गवर्न, मतलब इनकी जो पूरे डिसीजंस हैं वो कौन लेते हैं, रेलवेज मिनिस्टर्स लेते हैं, रेलवे मिनिस्टर लेता है. ठीक है. नाउ इनके डिपार्टमेंट के हेड्स भी होते हैं और जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे इनको रिपोर्ट होते हैं. ठीक है. इट हैज़ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट. अगर मैं बात कर रही हूँ डिपार्टमेंट, किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की, मतलब मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट की. ठीक है. नाउ इट फंक्शंस अंडर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री
और डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज एटसेट्रा। ठीक है, सो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि सरकार चलाती है एंड एक न एक मिनिस्ट्री द्वारा गवर्नड है। इसलिए रेलवेज मिनिस्टर को सब कुछ रिपोर्ट होता है जो भी इंडियन रेलवेज में हो रहा हो। कौन रिपोर्ट करता है? डिपार्टमेंटल हेड, यानी रेलवेज का हेड। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। फीचर्स, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्वेश्चन आपको आ सकता है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, या फिर आपको आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, या फिर आपको आ सकता है नेचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, सो इन तीनों का आंसर एक ही होगा, ये है वो कि दे ऑपरेट अंडर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये मिनिस्ट्रीज द्वारा गवर्नड हैं। ओके, दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, ये गवर्नमेंट से अलग नहीं है, गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दिया था मैंने आपको मेन क्लासेस में, जैसे पीएम गति शक्ति स्कीम के अंडर 2023 से 24 के बजट में 400 वंदे भारत ट्रेन्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए फंड्स एलोकेट किए गए। यूनियन बजट में। ठीक है, सो ये हो गया अपना रेलवेज के लिए। सो आपने क्या देखा कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कुछ भी डेवलपमेंट होना है, कुछ भी पैसों की ज़रूरत है, वो बजट में लिस्ट होगा, यानी बजट में उसके लिए फंड्स एलोकेट किए जाएंगे। सो दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ फर्दर, द रेवेन्यूज ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। रेलवेज जितना भी पैसा कमाएगा वो सब कहाँ जाएगा? सरकार की ट्रेजरी में, गवर्नमेंट ट्रेजरी में, है ना। सरकार की गुल्लक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी है, वो जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे फीचर्स फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, द स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट्स, यानी अगर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के स्टाफ की मैं बात करूँ तो वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ रेलवेज में, अगर आपको जॉब करनी है सो आपको RRB, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, या रेलवेज के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सब देने पड़ते हैं। ठीक है, ये और ऑन दी अदर हैंड अगर आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसे इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है वहाँ पर जॉब करनी है, आपको इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर बनना है, तो आपको UPSC का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, सो स्टाफ ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर नन अदर देन सिविल सर्वेंट, ये होते हैं सरकारी कर्मचारी। ठीक है, नाउ दे आर रिक्रूटेड एंड कंपेंसेटेड एज पर द रूल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इनका रिक्रूटमेंट बहुत टफ होता है, पहले पेपर निकालो, इंटरव्यू दो, फिर स्ट्रीमलाइन होगा सब कुछ। ओके, नाउ दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। जैसे मान लीजिए मोहन है, वो रेलवेज में काम करता है, तो इसको अपनी पूरी रिपोर्टिंग करनी होगी डिपार्टमेंटल हेड को। ठीक है, हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर, और डिपार्टमेंटल हेड किसको रिपोर्टिंग करेगा? मिनिस्टर को। कौन से मिनिस्टर? रेलवेज मिनिस्टर को। ओके, नाउ दे कैन बी स्यूड इन द सेम मैनर एज वन और कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन के खिलाफ केस करना है, जैसे मान लो रेलवेज में किसी के साथ कुछ गलत हो गया, उसको केस करना है, तो ये नहीं बोलेंगे कि रेलवेज पर केस हो रहा है, ये बोलेंगे कि सरकार पे केस हो रहा है। ये सरकार ही है, बस सरकार का एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो, ड्रॉप हार्ट्स, शो दैट यू ऑल आर प्रेजेंट हियर, यू आर वॉचिंग इट कम्प्लीटली। फटाफट से कमेंट करो। नाउ मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हैज़ फॉलोइंग एडवांटेजेस। ईजी फॉर्मेशन, सबसे पहले तो बहुत ही ईजी फॉर्मेशन है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं है, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बस गवर्नमेंट आपस में इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड कर लेते हैं।
इफेक्टिव कंट्रोल, यहाँ पर जो पूरा कंट्रोल है वो किसके पास है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, गवर्नमेंट के पास है। नाउ थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, बजट में प्रॉपर फंड्स एलोकेट होते हैं, डिपार्टमेंट को प्रॉपरली उसे यूज करना होता है। नाउ नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, तो डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, डिपार्टमेंटल हेड रिपोर्ट करता है मिनिस्टर को, ठीक है, मिनिस्टर रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट सबमिट करता है इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और फिर उनकी मीटिंग होती है एंड फिर फर्दर डिसीजंस लिए जाते हैं। नाउ पब्लिक रेवेन्यू, रेवेन्यू जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का वो कहाँ जाता है, पूरा गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तो किसका रेवेन्यू हुआ, पब्लिक के लिए हुआ, किसके लिए यूज होगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होगा। नाउ सीक्रेसी, अब जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अकाउंट्स हैं या जितने भी फंड्स का मूवमेंट है वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। जैसे कंपनीज को क्या करना होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको आरओसी के पास पिछले 8 साल के अकाउंट सबमिट करके रखने होते हैं। मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं जाऊँ कभी भी देख सकती हूँ, पर ऐसा यहाँ नहीं होता, यहाँ पे अकाउंट्स ओपन ही नहीं है, पब्लिक करना अलाउड नहीं है, तो फिर सब कुछ सीक्रेट रहता है, कितने फंड्स आए, कितना यूज हुआ वगैरह। नाउ डीमेरिट्स, डीमेरिट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू हैवंट। डीमेरिट्स होते हैं ड्रॉबैक्स, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली पूरा कंट्रोल किसके पास है, मिनिस्ट्री के पास, सो फ्लेक्सिबल कैसे होगा, सो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वर्क्स अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, देयर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स, कोई भी डिसीजन हो सरकार बहुत इंटरफेयर करती है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, खुद से काम कर ही नहीं पाता डिपार्टमेंट, इस वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी है। नाउ लैक ऑफ मोटिवेशन, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं रेलवेज की एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं चाहे काम करूं चाहे नहीं करूं, चाहे मैं सोती रहूं जॉब में, वो सरकारी जॉब है, ऐसी धारणा हो जाती है लोगों की, ठीक है, फिर काम होगा नहीं, इससे होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना आजकल, नई नई इनोवेटिव स्किल्स लेके आना, नए नए आइडियाज़ लेके आना, वो इस डिपार्टमेंट के लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता है इनकी नौकरी बिल्कुल पक्की है, इनका रिटायरमेंट के बाद भी इनको पैसे आएंगे, तो ये लोग का कुछ टर्मिनेशन क्लॉज इनको पता है कि नहीं होगा, बस इनने एग्जाम निकाला है एंड जॉब मिल गई है। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं, दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डेवलपिंग द डिपार्टमेंट बेटर, ठीक है, तो इसलिए लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है ना, पूरा प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास, तो कैसे ही मोटिवेशन आएगा, पैसा इकलौता मोटिवेशन फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के लिए, सो ये बिजनेस है ही नहीं, ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है। नाउ फर्दर बात करें, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सारा जो पैसा है वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास, कितना पैसा कब यूज करना है मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं, सो यहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है ही नहीं कि किस तरह से खुद से यूज कर सके। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है वर्कर्स जो हैं उनको ओवरबर्डन कर दिया जाता है पेपर वर्क के साथ, इसके अलावा हर टाइम टू टाइम आंसर करना होता है पार्लियामेंट्री या मिनिस्ट्री को, ठीक है, सो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं जिससे जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट हो जाती है, अच्छे से वो काम नहीं कर पाते। नाउ रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना हो, किसी एक का राज चल रहा हो, सो ब्यूरोक्रेसी रिफर्स टू डिले इन डिसीजन बाय टू मेनी फॉर्मेलिटीज, ठीक है, सो इतने प्रोसीजर अगर हो कि ये फॉर्म भरना है, ये भरना है, ये भरना है, तो उससे क्या होता है, एक लेदार्जिकनेस आ जाती है। और आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो हमारा देश डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल का फंडा चलता है, तो रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी तो स्टैंड ही नहीं कर सकता, ठीक है, सो दीज डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंट टेकिंग आर डिले ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क, procedures, innovation, bold approach, immediate action, which are so essential for the growth of enterprise, have no place. Innovation की तो कोई जगह ही नहीं है। Now, next बात करें suitability की of department undertaking, तो ये कहाँ suitable है, where utmost secrecy is required, जो जहाँ पर बहुत सीक्रेसी रिक्वायर्ड होती है, जैसे डिफेंस फॉर एग्जांपल, तो आप डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ओपन कर सकते हैं। जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नेसेसरी है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, आप डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग ओपन कर सकते हैं। वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, जहाँ पर आपको बजट से ही पैसा जो है वो आ सके और आप रन कर सके ऑपरेशन, तो येस वहाँ आपको डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग रन करनी पड़ती है। नाउ अंडरटेकिंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एग्जाम्पल रेलवेज, तो जितना भी पैसा आता है वो ट्रेजरी के पास जाता है, कोई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता एंड एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी मिलती है। अब बात करेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन की। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में जो भी डाउट्स हैं प्लीज लिस्ट इन द कमेंट बिलो, देन वी विल स्टार्ट विद पब्लिक कॉर्पोरेशन।
अब बात करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन की। आई होप अगर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में कोई भी डाउट है तो प्लीज लिस्ट इन द कमेंट बिलो। आई होप आपने लिखा होगा। नाउ पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अगर मैं बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न होती है एक सेपरेट एक्ट से जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934। अगर मैं बात करूं LIC की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसका स्लोगन है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका एक्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956। और अगर मैं बात करूं नाबार्ड की, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसकी बात करूं तो इसका भी एक सेपरेट एक्ट है, दैट वाज इन 1982। सो मैंने इससे आप क्या समझे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, वो एक सेपरेट एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर द्वारा चल रही है, तो मतलब वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। यस स्टूडेंट्स, सो लेट्स रिवाइज व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। इट इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि इसका जो पूरा पैसा है कौन देती है? सरकार। प्राइवेट सेक्टर का जीरो इन्वॉल्वमेंट है। नाउ इट्स पावर्स, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशन एक्सेट्रा आर आल्सो डिसाइडेड बाय एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। यानी आरबीआई क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या उनके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ लिखा हुआ है? आरबीआई एक्ट 1934 में। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया कि उसके पावर्स, ऑब्जेक्ट, लिमिटेशन जो भी है सब कहाँ लिखा होगा? एक्ट में, यानी लॉ में उनके लिखा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑयल, नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो आरबीआई आप लिख के आना सबसे पहले अगर आपको ये पेपर में आता है तो। नाउ फीचर्स, तो फीचर्स बोल लो, या फिर ये आपसे किस तरह से पूछ सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, या फिर आपसे बोलेंगे नेचर। सो अगर आपको ये तीन वर्ड्स दिखे, फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन, यानी आपको ये सारे फीचर्स लिस्ट करने हैं। ओके, नाउ फर्स्ट फीचर इज इट इज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यस, वी अंडरस्टूड दैट। नाउ पावर्स, ऑब्जेक्ट, लिमिटेशंस आर रिटन इन एक्ट ओनली। इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। नाउ इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्ट इज पास्ड। यानी कि जब आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ था तब आरबीआई पिक्चर में आ गई थी। सिमिलरली जब सेबी एक्ट 1992 पास हुआ था तब सेबी की वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये यहीं पर ये बात बोल रहे हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब लोग, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्नड है या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि स्टेट कॉर्पोरेशन जो है पूरी गवर्नमेंट ओरिएंटेड रहती है, तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस तो होगा ही। नाउ इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्ट इज पास्ड। जब एक्ट पास हुआ तब वो बनी। ठीक है। नाउ next let's proceed further to point number 5th. it is managed by board of directors who are nominated by government. अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी। ये बना था सेबी एक्ट 1992 में। अब अगर आप इसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर होता है चेयरमैन, उसके बाद एक ऑफिशियल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, 2 ऑफिशियल होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से और 5 ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स। और यही सारे डिसीजंस लेते हैं, यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। सो यहाँ पर यही बात बोली गई, इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। नाउ पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉइज। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में अगर कोई काम कर रहा है, मान लो अगर आप आरबीआई में काम कर रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो उनके खुद के रूल्स हैं कि उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनका कोई एग्जाम होना है क्या। जैसे आपने सुना होगा आरबीआई पीओ के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आरबीआई क्लर्क के
एग्जाम्स होते हैं, उनके पैसे वैसे सब उनका खुद के रूल्स के हिसाब से डिसाइड होगा. नाउ इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं है. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं क्योंकि वो मिनिस्ट्री के अंडर आता है, बट आरबीआई में जैसे एलआईसी हो गया, आरबीआई हो गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, उनके पास अपनी खुद की तरह से काम करने का फ्रीडम है. एट्थ, मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन इज सर्विस टू द जनरल पब्लिक. मेन मोटिव इनका यही है कि पब्लिक का ध्यान रखना है, वेलफेयर करना है. नाउ इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर for its operation and has to submit its annual report on its working. ठीक है, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट को होती है, सब चीज़ें पार्लियामेंट के हाउसेस में डिस्कस होता है. ठीक है, नाउ अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय कैग. तो जितने भी अकाउंट्स हैं वो कौन ऑडिट करता है? कैग. कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. सो गवर्नमेंट का ऑडिटर होता है कैग, प्राइवेट कंपनीज का ऑडिटर होता है सीए. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. नाउ लेट्स प्रोसीड. मेरिट्स एंड एडवांटेजेस. तो फर्स्ट मेरिट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, जो हम समझ चुके हैं ऑलरेडी. क्विक डिसीजन, सारे डिसीजन जल्दी होते हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, रेड टेपिज्म नहीं है, ज़्यादा प्रोसीजर है नहीं. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, सो सारे डिसीजन जल्दी फॉलो होते हैं. सर्विस मोटिव, पब्लिक का ध्यान रखने के लिए बनी है. नाउ एफिशिएंट स्टाफ, यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो प्रॉपर रिक्रूट हुए हैं, प्रॉपर रेम्यूनरेशन उनको मिल रही है, अच्छा स्टाफ है एज कम्पेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. वहाँ पे जो स्टाफ था वो सरकारी कर्मचारी है तो वो लेदार्जिक हो जाता है. प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है यहाँ पे, तो मैनेजमेंट उनकी काफ़ी प्रोफेशनल होती है क्योंकि सब एक्सपर्ट्स होते हैं. नाउ डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस. सो ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, इसमें बोलते हैं कि प्राइवेट पब्लिक कॉर्पोरेशन जो है ना, तो ये फॉर्म्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी प्रोवाइड करके रखी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है आपकी किताबों में. बट एक्चुअल की बात करूँ, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टी सब इन्फ्लुएंस होते हैं. यानी आप देखिए कि अगर आरबीआई है, आरबीआई में कुछ डिसीजन पास हो रहा है, सब आ जाएंगे एक साथ इंटरफेयर करने के लिए. तो ऐसा बोला जाता है बस कि कोई इंटरफेयर नहीं करता, फ्लेक्सिबिलिटी है, सब अपने हिसाब से काम हो सकते हैं, आरबीआई अपना एक्ट भी जो लिखा है वो फॉलो करना है. बट एक्चुअली में पॉलिटिकल मिनिस्टर हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गए, ये सब आ जाते हैं वर्किंग को इंटरफेयर करने के लिए. नाउ लैक ऑफ इनिशिएटिव. अब पब्लिक कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन, दे आर नॉट गाइडेड बाय एनी प्रॉफिट मोटिव. जैसे एक दुकान वाला है, उसके सामने बल्ब की दुकान है, उसके सामने दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुल गई तो वो तो घबरा जाएगा कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा. वहाँ एक कॉम्पिटिटिवनेस है पैसे कमाने की. बट यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, इनको कोई कट थ्रोट कॉम्पिटिशन फेस नहीं करना. इससे इस वजह से क्या होता है? लैक ऑफ इनिशिएटिव, कि जो ऐसा चल रहा है चल ले दो. ठीक है, नाउ So the employees do not take initiative to increase the profit and reduce loss, क्योंकि उन्हें पता है क्यों करे काम जब एंड में तनख्वाह मिलनी है. तो अगर उनको ये पता होगा, जैसे टेलर ने दिया था डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, है ना, जो आपने क्लास 12th में पढ़ोगे, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्या बोलता है? जो कम काम कर रहा है उसे कम पैसे दो, जो ज़्यादा काम कर रहा है ज़्यादा पैसे दो. पर यहाँ पे पैसे तो फिक्स है ना, सैलरी आपकी फिक्स है, तो आपको पता है आप सरकारी कर्मचारी हो, आपको रिटायरमेंट भी, आपका आगे का प्लान भी पूरा फिक्स है, तो आप क्यों ही इनिशिएटिव लोगे? ठीक है, तो इसलिए लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है किसी भी चीज़ को बेटर करने के लिए. नाउ नेक्स्टली रिजिड स्ट्रक्चर्स. बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर है, एक रूल फॉलो करना है, रूल्स के बियॉन्ड नहीं जा सकते, एक्ट को फॉलो करना है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है. अनफेयर प्रैक्टिसेस. अब जहाँ पर गवर्नमेंट हो वहाँ करप्शन ना हो, ऐसा हो सकता है, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो. सो यहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस तो हर जगह हो रही हैं एंड गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एलिमिनेट देम. जैसे प्राइस रिगिंग एक एग्जाम्पल है. ओके, नाउ सूटेबिलिटी. कहाँ कहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल है? जहाँ पर मोनोपोली पावर्स चाहिए, जहाँ पर सत्ता ऑर्गेनाइजेशन की हो. वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर्स डिफाइंड बाय एक्ट और स्टैट्यूट. वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स, बार बार पैसों की जरूरत होती है सरकार से. वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. बट ये वाला सिर्फ बुक्स में ही है, एक्चुअली में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है ना. स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सूटेबिलिटी. ओके, अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की. तो गवर्नमेंट कंपनीज का रिवीजन करते हैं. सबसे पहले तो सेक्शन है इसका, सेक्शन 2 सब सेक्शन 51 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013.
सो गवर्नमेंट कंपनीज बोलती है, गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी कंपनी होती हैं जिसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, फॉर एग्जांपल स्टील अथॉरिटी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एटसेट्रा। नाउ फीचर्स क्या है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जिसमें स्टार्ट होती है प्रमोशन स्टेज, फिर आती है अपनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन, फिर आता है इनकॉर्पोरेशन और फिर आता है कमेंसमेंट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज के लिए बनाया है, वो इसे फॉलो करना पड़ेगा। सारे जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल होंगे। गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम सम प्रोविजंस बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। ओनरशिप, पूरी जो ओनरशिप होती है वो सरकार की नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है ए कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल परचेज कर लिया, तो ये वाली जो कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। पर 40% ओनरशिप अभी भी दूसरे स्टेक होल्डर्स के पास है, तो ये प्योर गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। सो यही बात है। तो गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्टली ओन्ड, या तो आप होली ओन कर लो या पार्टली ओन कर लो बाय द गवर्नमेंट। द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सो अगर मैं बोल रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ए कंपनी में शेयर होल्ड कर रही है, मतलब प्रेसिडेंट ए कंपनी में शेयर होल्डर है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट के नाम से वो शेयर्स परचेज किए जाते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जैसे बाकी कंपनीज के होते हैं, और गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी करती, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने खुद के डायरेक्टर्स चुन सके, ठीक है। नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी के सारे फीचर्स एप्लीकेबल होते हैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी तो होगी ही। नाउ मिनिस्ट्रियल कंट्रोल, अब गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। कंसर्न्ड मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिस्ट्री इशू डायरेक्शंस, कैन अज्यूम ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग। सो गवर्नमेंट है तो मिनिस्टर्स की बात तो होगी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट कंपनी इंजॉयज बोरोइंग पावर्स, इट कैन रेज कैपिटल बाय द इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटी। जैसे मैं बात करती हूँ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की, तो वो लोग कुछ भी बेच नहीं सकते अपनी सिक्योरिटीज जिससे पैसे मल्टीप्लाई हो सके, बट यहाँ पे पैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एफिशिएंट स्टाफ, तो रेम्यूनरेशन प्रॉपर मिलती है और यहाँ पर वर्कर्स एक्चुअली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेरिट्स एंड एडवांटेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलती है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नाउ एफिशिएंट स्टाफ, कोलैबोरेशन होता है गवर्नमेंट का प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के साथ। फिर डीमेरिट्स क्या होते हैं, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, जैसे मैंने बताया था सारी चीज़ें जहाँ सरकार का इन्वॉल्वमेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिनिस्टर और पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर ना करें, मेजर शेयर होल्डर है जी, जब गवर्नमेंट है तो फिर क्या ही बात। नाउ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट 51% या उससे ज़्यादा शेयर्स होल्ड करी, मतलब आधी मालकिन है गवर्नमेंट। ओके, नाउ बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें भी मिनिस्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, तो कैसे खुद का डिसीजन होगा। नाउ सुइटेबिलिटी, ये कहाँ सुइटेबल है, वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन, वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइज, वेयर प्रोजेक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब करते हैं कंपैरिजन बिटवीन ऑल थ्री। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, सो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैसे फॉर्म हो रहा है, मिनिस्ट्री द्वारा फॉर्म हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है। नाउ पब्लिक कॉर्पोरेशन कैसे फॉर्म हो रहा है, स्पेशल एक्ट जैसे आरबीआई। नाउ गवर्नमेंट कंपनी कैसे फॉर्म हो रही है, रजिस्ट्रेशन होगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। लीगल स्टेटस की बात करूँ, यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है और यहाँ पर भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू पॉइंट नंबर 3, फाइनेंस। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट बजट से। फिर उसके बाद पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, सरकार देती है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी के लिए सेपरेट फाइनेंसिंग होती है, गवर्नमेंट भी फंड्स प्रोवाइड करती है, शेयर होल्डर्स से भी हम फंड रेजिंग करते हैं। ओके, ये हो गया कंपैरिजन। नाउ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम कंसर्न्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो जैसे रेलवेज है तो उसके मिनिस्टर्स मैनेज करेंगे, पब्लिक कॉर्पोरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं जो नॉमिनेट हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा लोग, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट कंपनी
हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सरकारी कर्मचारी हो सकता है नहीं भी हो. सो इट डिपेंड्स वेदर व्हाट गवर्नमेंट वांट्स, क्योंकि आधे से ज़्यादा शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है ना. स्टाफ, यहाँ पे जो स्टाफ होता है वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं. यहाँ पे जो स्टाफ होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, बट हाँ हो भी सकता है सरकारी कर्मचारी की दायरे में आए, हो सकता है कि प्राइवेट वर्कर्स भी हों ना. यहाँ पर भी प्राइवेट वर्कर्स हो सकते हैं. ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्वेंट होना ज़रूरी है. नाउ ऑटोनॉमी, नो अथॉरिटी ऑटोनॉमी टू वर्क अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पर कोई ऑटोनॉमी नहीं है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है और यहाँ पे कुछ फ्रीडम दिया गया है, बट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है दोनों जगह पे. नाउ ओनरशिप की बात करें, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, होली ओन्ड एंड 51% ओन्ड बाय गवर्नमेंट एटलीस्ट. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क है वो डायरेक्ट कंट्रोल में है. अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री. नाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बहुत है, यहाँ पर मॉडरेट है. नाउ सुइटेबिलिटी, यहाँ पे डिफेंस, पोस्ट, टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंटरप्राइजेस. फिर यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज के दायरे हैं, जहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस कंपनीज भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, सब आ जाएगा इसमें. ओके, नाउ बात करें फॉर्मेशन की, पर हम यहाँ पे बात करें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन और जो अपना लास्ट वाला था गवर्नमेंट कंपनी, वो फिनिश हो चुका है. अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. आपको याद है या नहीं ये टॉपिक, कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड इस वीडियो को लाइक करो अगर आपने बीच में ज्वाइन किया है तो, एंड पूरा शुरू से देखना. ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए आगे बढ़ते हैं विथ फुल एनर्जी हमारे नेक्स्ट रिविजन के टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. सो फॉर्मेशन कैसे होता है प्राइवेट सेक्टर का, यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है. पब्लिक सेक्टर में हम शॉर्ट टाइम में भी प्रोसेस कर सकते हैं, बस गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है. ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज वर्क विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर होता है. चलिए ऐसे लेथार्जिक फील नहीं करना, एनर्जी के साथ अपन पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए फर्दर मूव करते हैं टू पॉइंट नंबर 3. नाउ मैनेजमेंट. प्राइवेट सेक्टर मैनेज होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, जो कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स है प्राइवेट सेक्टर में, और पब्लिक सेक्टर मैनेज होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, जो कि सरकार ने अपॉइंट किए हैं. नाउ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर में मैक्सिमम कैपिटल जो है उनके ओनर्स ही लेके आते हैं, बट यहाँ पे जो कैपिटल है वो गवर्नमेंट देती है. सो ये हो गए पब्लिक सेक्टर के कैपिटल की बात. नाउ फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे सरकार इंटरफेयर करती है. अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबल नहीं होते, ये अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक को भी, पार्लियामेंट को भी, सबको. एम्प्लॉयज़, यहाँ पे रिक्रूट एंड सिलेक्ट उनके तरीके से ही होते हैं, एंड यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है जो प्राइवेट सेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से डिसाइड करेगा. बट पब्लिक सेक्टर में आपको पेपर निकालना पड़ता है, तब नौकरी मिलती है. ओके, सिविल सर्वेंट कहलाते हो आप. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की बात करूँ तो अकाउंटेबिलिटी से यहाँ पर इकोनॉमिक गेन्स की तरह, यानी प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप चल रहे हो मार्केट में, बट यहाँ पर जज करते हैं हम नॉन इकोनॉमिक, यानी कि पब्लिक वेलफेयर हो रहा है या नहीं, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हुआ था या नहीं, मेट्रो बनी या नहीं, ये सब डिसाइड करते हैं. ओके, नाउ अब बात करते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस की. सो ग्लोबल एंटरप्राइजेस में आ जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज. सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको कोई भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. देन हम स्टार्ट करते हैं एमएनसीज के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एमएनसीज के बारे में, मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि होती है ग्लोबल एंटरप्राइजेस. सो मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ टू डिफरेंट आर मेड ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल. सो मल्टी मतलब मेनी और नेशनल मतलब कंट्रीज और नेशंस. ठीक है, सो मल्टीनेशनल कंपनीज मीन्स विच ऑपरेट्स इन मेनी कंट्रीज. तो ऐसी कंपनीज जो बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हो उनको बोलते हैं एमएनसीज. मैं सिंपल एक डायग्राम से आपको पूरा रिवाइज करवा दूंगी. जैसे मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, ये इंडिया के दिल्ली शहर में इनकॉर्पोरेट हुई है. ठीक है, नाउ इन्होंने अपनी एक ब्रांच ओपन करी इंडिया के बैंगलोर में, जिसका नाम था XA लिमिटेड. फिर उसके बाद एक और ब्रांच ओपन करी सिंगापुर में,
एक और ब्रांच ओपन करी यूएस में, एक और ब्रांच ओपन करी कनाडा में, और एक और ब्रांच ओपन करी दूसरे किसी कंट्री में, है ना, XYZ कोई भी कंट्री हो। सो ये वाली जो है, ये पर्टिकुलर मेन जो हेडक्वार्टर्स हैं, ये हो जाएगी होम कंट्री, जहाँ से सारे ऑपरेशंस रन होते हैं। एंड ये वाली जो कंट्रीज हैं, ये क्या कहलाएंगे? होस्ट कंट्रीज। जितने भी डिसीजन होंगे वो कहाँ होंगे? यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में होंगे, एंड इनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो जहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो होते हैं हेडक्वार्टर्स, एंड अलग अलग कंट्रीज जहाँ पर उनकी ब्रांचेस हैं या सिस्टर कंसर्न्स हैं, वो हो गई, वहाँ पर मैनेजमेंट जरूर होगी, बट मैनेजमेंट का जो मेन डिसीजन है वो कहाँ से आ रहा है? होम कंट्री से ही आ रहा है। सो होम कंट्री मतलब जहाँ घर है, जहाँ घर है मतलब जहाँ भारत है, और इनकॉर्पोरेशन जहाँ हुआ था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होम कंट्री इंडिया की हो सकता है वो बाहर की भी हो सकती है। ओके, सच अ कंपनी हैज ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स इन डिफरेंट कंट्रीज, जैसा मैंने आपको समझाया। नाउ a multinational corporation is also known as 5 transnational corporation, global enterprise or international enterprise. The headquarters of the multinational companies are located in one country, that is the home country, जो मैंने आपको समझाया by way of diagram, and it carries business in another country, that is the host country. Again मैंने diagram से आपको समझाया था। The multinational companies get incorporated in the home country. Now for example Coca-Cola, Hyundai, Nike, Reebok, L'Oreal, Sony, LG, Samsung, etc. Now these were the examples. Now definition by different authors. अब स्टूडेंट्स एक बात है, अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ को कवर करते हो, जैसे मान लीजिए MNCs का एग्जाम्पल आया, लिखने को आया डिफाइन MNCs, तो आप ऐसे लिखोगे मल्टीनेशनल कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइजेज। दीज आर द एंटरप्राइजेज वेयर द कंट्री इन विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन वन कंट्री इज कॉल्ड एज होम कंट्री, एंड इट हैज ब्रांचेस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड वेयर एवर द ब्रांचेस आर दोज आर कॉल्ड एज होस्ट कंट्रीज। ठीक है, ऐसी जनरलाइज लैंग्वेज तो नहीं लिख सकते ना, कितना अनप्रोफेशनल सा आंसर लगेगा, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है ऑथर्स की डेफिनेशंस की। ठीक है, सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो दी थी रिचर्ड एल्स ने। सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज क्रॉस बॉर्डर और ट्रांजैक्शनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीगेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय द डिस्पर्सल ऑफ इट्स मैनेजरियल सेंटर्स अमंग सेवरल नेशंस फॉर द पर्पस ऑफ ओवरकमिंग द बैरियर्स एंड द पॉलिटिकल फ्रंटायर्स। थोड़ी सी ये वाली आपको टफ लग सकती है, बट याद कर पाओ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद कर पाओ तो ये याद कर लेना, ये भी नहीं कर पाओ तो ये वाली याद कर लेना, बट बीच वाली बहुत इजी है। लेट्स सी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओन्स एंड मैनेज बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज। कितनी इजी डेफिनेशन है, बस ऑथर का नाम याद कर लो, नील एच जेकोबी। नाउ यूनाइटेड नेशन कमीशन ने क्या डेफिनेशन दी थी? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन द कॉर्पोरेशन विच ऑपरेट्स इन एडिशन टू द कंट्री इन विच इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1 और मोर अदर कंट्रीज। ये भी बहुत ईजी है, बस यहाँ पे ऑपरेट्स वर्ड ऐड कर दिया, बाकी मतलब तो वही है। ठीक है, सो अगर ये डेफिनेशन याद ना हो तो ये दोनों कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस एरिया इज सुपर इंपॉर्टेंट। नाउ फीचर्स, सो फीचर्स क्या है? जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ना सिर्फ एक कंट्री मल्टीपल कंट्रीज में वर्क कर रही है, तो साइज बड़ी होगी। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, ज़्यादा पैसे होंगे। नाउ द एसेट्स एंड द सेल्स ऑफ MNCs आर क्वाइट लार्ज. These companies operate on a large scale. Their operations are so huge that sometimes their sales turnover exceeds the GNP for a developing country. कभी कभी इनके sales turnover क्या होता है, जितनी भी इन्होंने sales करी वो किसी देश के GNP से भी ज़्यादा हो जाती है। GNP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो इनके ऑपरेशंस इतने बड़े होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल फिजिकल एसेट्स ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक्सीड $8 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। नाउ नेक्स्टली सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, इनका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होम कंट्री में होता है, मैंने आपको बताया था होस्ट कंट्रीज होम कंट्री के हिसाब से चलती हैं। नाउ एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर अगर MNCs को देख के पूरी दुनिया चलती है, इसलिए MNCs को हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होती है ताकि वो हमेशा लाइमलाइट में रहे। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, अब यहाँ पर ना सिर्फ होम कंट्री बल्कि अदर कंट्रीज में भी एक्सपेंशन है, तो इसलिए डिफरेंट ब्रांचेस वो ओपन कर सकते हैं। ओलिगोपोलिस्टिक पावर, पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। यहाँ पे हाई पावर रहता है, और हिंदुस्तान जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, एक्वायर्ड बाय टाटा ऑयल मिल्स, पॉन्ड्स इंडिया एटसेट्रा टू इम्प्रूव इट्स मार्केट, है ना। तो इनने ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है पावर्स का,
तो पावर्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ये मैंने आपको पूरा समझाया था डिटेल में इन द मेन लेक्चर ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स। अगर नहीं समझ आए तो वो पढ़ना अच्छे से पूरा लेक्चर। नाउ प्रोडक्ट इनोवेशन, अब यहाँ पर MNCs हैं तो वो लोग अगर प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं करेंगे तो बाकी कंपनीज कैसे मोटिवेट होंगी। जैसे अपने घर में बोलते हैं ना, अगर कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन कुछ करके दिखा दे तो छोटे बच्चों को वैसे ही करना होता है। तो MNCs के लिए, MNCs अगर कुछ करेंगी तभी तो छोटी कंपनीज मोटिवेट होंगी। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। फॉर द रिविजन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इनकी बहुत अच्छी होती है। फॉरेन कोलैबोरेशंस दे डू, है ना। फॉरेन कोलैबोरेशन मैंने डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी इन द मेन क्लास। बेसिकली आपको फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना होता है, फॉरेन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना होता है। नाउ फॉलोइंग सेफगार्ड्स मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द इफेक्टिव रोल ऑफ MNCs इन द होस्ट कंट्री। अगर आप कहीं पर ब्रांच ओपन कर रहे हो तो आपको ये सारे चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, MNCs शुड बी अलाउड टू एंटर इन हाई टेक इंडस्ट्रीज ओनली। जैसे जो इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में बहुत हाई हैं वहीं पे आप एंटर करो। नाउ MNCs मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। MNCs FDI लेके आना चाहिए इंडिया में। MNCs शुड नॉट बी अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक एंटरप्राइज। बड़ी शार्क है इसका मतलब ये नहीं कि छोटी मछलियों को मार दे, तो इसलिए MNCs भले ही बड़ी शार्क है बट इसका मतलब ये नहीं कि वो डोमेस्टिक कंपनीज, डोमेस्टिक एंटरप्राइज को हटा दे, क्योंकि उनसे भी अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं। नाउ लेट्स कम टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। MNC से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। ये ऐसा तालमेल है जो कि अर्न करवाता है मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो चलिए देखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस और अ प्राइवेट बिजनेस वेंचर विच इज फंडेड एंड ऑपरेटेड थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। दिस स्कीम आर ऑल्सो रिफर टू एज P3, PPP और P3। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल बिल्डिंग है, ठीक है, एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। नाउ it is financed and constructed by a private developer and then leased to a hospital authority। ये जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है ये किसी प्राइवेट डेवलपर ने बनाई, ठीक है, फंड्स भी उसी ने लगाए और कंस्ट्रक्शन वगैरह A to Z रेडी करके दिया और ये किसको दे दिया, लीज पर गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। सो यही बात होती है। द प्राइवेट कंपनी एक्ट्स एज अ लैंडलॉर्ड एंड प्रोवाइड्स हाउस कीपिंग सर्विसेज एंड अदर नॉन मेडिकल सर्विसेज, वेयरएज हॉस्पिटल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल अथॉरिटी दैट इज गवर्नमेंट, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट का जो ये तालमेल है इसका रिजल्ट है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। यानी प्राइवेट पैसा लगाता है, सरकार यूज करता है, सरकार रेंटल इनकम पे करता है। ओके, नाउ नेक्स्टली फीचर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सो PPP इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन विच द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स a public service and bears all the financial, technical and operational risk, क्योंकि उन्हें huge fees मिल रही होती है in the form of rental income or any other source. Now, cost of using service. In some types of PPP, the cost of using service is borne by the user of service, not by the taxpayer. In some of the cost of the service is borne wholly by or partly by the government. जो यूज कर रहा है वो पे करेगा या फिर सरकार पे करेगी, है ना। बाकी प्राइवेट का तो काम है कि फंड करके देना है। Now, provision of capital subsidies. Projects that aim at creating public goods in infrastructure sector, government may provide a capital subsidy in form of one-time grant to make it more attractive to the private sector. Okay, now pertaining to high priority projects, यहाँ पर बड़े बड़े projects यूज होते हैं। Okay, now nextly sharing of revenue. Revenue दोनों में शेयर होता है एक agreed ratio में, क्योंकि ये पार्टनरशिप है। फिर प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम विद PPP is that private investors obtained a rate of return that was higher than the government bond rate। मतलब प्राइवेट लोग हैं तो ऑब्वियसली रेट उनका ज़्यादा ही होगा अगर वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो। नाउ दिस वॉज द कंप्लीट रिविजन स्टूडेंट्स, हमने पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया। अगर कोई भी डाउट्स हो डू लेट मी नो श्योरली इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। सो आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। आप हमें अगर हमारी ऐप देख लें या वेबसाइट देख लें, यूट्यूब चैनल देख लें, यहाँ पे आपको मिलेंगे फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। सो अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस। इफ़ यू हैव नॉट लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। वी प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम kindergarten to class 12th of English medium and class 6 to class 12th of Hindi medium. We make you prepare for
फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। तो कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। अभी रिसेंटली हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी चल रहा है, तो अगर आप बोर हो गए पुराने वर्ड से, तो न्यू वर्ड सीखना चाहते हैं, वोकैब इंप्रूव करना चाहते हैं, सो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जाना एंड स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देखना चालू करो। एक्सप्लोर एवरीथिंग। इफ यू वांट e-notes or e-books, the links are given in the description below. Subscribe to the channel, like this video and see you in the next session super soon.